हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस में कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम को करने वाले हैं। ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन करेंगे, बट इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। मतलब हमको एक एफ एन दिया हुआ है जो कि कैसा है, सीक्वेंस है, और वो भी कैसा, क्लोज्ड इंटरवल का। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस को अगर हम ओपन करके लिखेंगे, मतलब ये एफ एन सीक्वेंसेस को ओपन करके लिखेंगे तो इसके अंदर एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे F1 F2 डॉट 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 F डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का ये सीक्वेंस, जहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो F1 F2 Fn एंड सो ऑन जितने भी यहाँ पे ये लिखे हुए अंदर एलिमेंट इस सीक्वेंस के अंदर, ये कैसे हैं, आपके क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, तो लेट आप यहाँ पे ले लेंगे कि जो F1 है वो कुछ आपका इस तरीके से दिख रहा होगा, A1 क्लोज्ड B1, मतलब A1 से B1 का क्लोज इंटरवल है। ऐसे ही जो F2 है वो आपको दिख रहा होगा A2 B2 का क्लोज इंटरवल। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको Fn दिख रहा होगा AN Bn का क्लोज्ड इंटरवल। तो इस तरीके से एंड सो ऑन इसके आगे भी सीक्वेंस चलती जा रही है। तो सीक्वेंस के अंदर जो एलिमेंट है वो क्लोज इंटरवल है, पहली लाइन हमसे ये कह रही है। और ये क्लोज इंटरवल कुछ इस तरीके से है और ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ये सेकंड पॉइंट पे ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जो Fn+1 है वो कंटेन हो रहा है Fn के अंदर फॉर एवरी n के लिए। अब इसका मतलब ये है कि जो F2 है वो कंटेन हो रहा है F1 के अंदर, F3 है वो कंटेन हो रहा है आपका F4 के अंदर, एंड F4 जो है वो कंटेन हो रहा है सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ से, है ना। F2 जो है वो कंटेन हो रहा है F1 के अंदर, एंड यहाँ पे जो आपका F4 है वो कंटेन हो रहा है F3 के अंदर, एंड जो आपका यहाँ F3 है वो कंटेन हो रहा है F2 के अंदर, एंड यहाँ पे जो आपका F5 है वो कंटेन हो रहा है F4 के अंदर, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसको अगर हम नंबर लाइन में समझने की कोशिश करें तो ये नंबर लाइन है। लेट से कि आपका ये AN है, लेट से कि ये आपका A1 है, और दूसरा ये वाला क्या है, आपका B1 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो F1 है उसके अंदर कौन कंटेन हो रहा है, F2 कंटेन हो रहा है। इसका मतलब है F2 कोई क्लोज इंटरवल है जो A1 B1 के अंदर आ रहा है, तो इस तरीके से आ गया। फिर F3 जो है वो कंटेन हो रहा है F2 के अंदर, इसका मतलब है A3 और B3 इनके भी अंदर हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से क्लोज इंटरवल चलता जा रहा है। तो यहाँ पे AN BN आ जाएगा और आगे भी ये फर्दर इसी तरीके से मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंटेनमेंट दिया हुआ है आपको। यहाँ पे फर्स्ट लाइन का मतलब ये है। सेकेंड लाइन बोल रही है कि जो लिमिट है Fn-Fn+1 का वो कैसा होगा, जैसे जैसे एन टेंड करेगा टूवर्ड इन्फिनिटी पे ये जीरो की तरफ जाता जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, Fn-Fn+1 का मॉड, डेट इज द लेंथ ऑफ Fn। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ Fn है वो टूवर्ड्स जीरो मूव कर रहा है। इसका मतलब आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे जो ये F1 है, मतलब A1 और B1 का डिस्टेंस है ये बड़ा है। फिर ये F2 है, मतलब A2 B2 का जो डिस्टेंस है वो उससे भी थोड़ा सा छोटा है। फिर यहाँ पे A3 B3 मतलब F3 उसका डिस्टेंस इन प्रीवियस के दो से भी छोटा है, एंड Fn Bn का जो डिस्टेंस है, AN Bn का जो डिस्टेंस है दैट इज Fn, इसका डिस्टेंस बाकी सबसे छोटा है। और जैसे जैसे हम आगे फर्दर मूव करते जाएंगे इसका डिस्टेंस श्रिंक होते हुए जीरो की तरफ जाने लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा ड्राइंग भी कुछ इस तरीके से सेकंड कंडीशन को होल्ड कर रही है। अब देन इसके बाद बोला है अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है और सीक्वेंस हमारी क्लोज इंटरवल की होती है तो हमको यहाँ पे देन मतलब हमको ये वाला जो पार्ट है वो टू प्रूव करके बताना है कि जो Fn का इंटरसेक्शन है
फ्रॉम n1 से लेके इन्फिनिटी पे वो कंसिस्ट करेगा एग्जैक्टली 1 पॉइंट को। इसका मतलब आपको क्या करना है, F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन डॉट 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 Fn इंटरसेक्शन एंड सो ऑन, इस तरीके से इंटरसेक्शन करना है और बताना है इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, मतलब एक सिंगल वन, एग्जैक्टली वन और वन, केवल एक ही एलिमेंट इसके अंदर है। तो हम मान लेते हैं वो केवल एक ही एलिमेंट क्या है, L है ना। अब L इसके अंदर है तो इसका मतलब है L को F1 के अंदर भी होना पड़ेगा, L को F2 के अंदर भी होना पड़ेगा, L को F3 के अंदर भी होना पड़ेगा एंड सो ऑन। Fn के अंदर होते हुए सबके अंदर अगर L होता है तो वो L क्या हो जाएगा, इनके इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। और ऐसा करने वाला सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 1 पॉइंट होना चाहिए, ऐसा हमको बताना है, ऐसा हमको शो करना है, ऐसा हमसे कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमको दी हुई हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लेट हम कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे जो टू प्रूव करके दिखाना है, टू प्रूव, हमको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, यहाँ लेट नहीं करेंगे, प्रूव करना है क्योंकि हमको ये, तो हमको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है कि जो इंटरसेक्शन है n1 से लेके इन्फिनिटी का Fn का वो कैसा है, सिंगलटन L है, और लेट L कैसा है, जो कि बिलोंग कर रहा है Fn के अंदर फॉर एवरी n के लिए। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन भी आ जा रहा है ये। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, हमको ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट Fn ले लेते हैं। Fn आपको क्या दिया हुआ है, जो Fn की सीक्वेंस है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब क्लोज इंटरवल है। तो हमने यहाँ Fn को ले लिया an bn का क्लोज इंटरवल फॉर एवरी n के लिए। इसका मतलब है कि जो आपका F1 है वो क्या है, A1 B1 है, जो अभी हमने अंडरस्टैंड किया है। बस हम उसका जो भी हमको गिवन है उसको हम यहाँ पे प्रूफ के अंदर फेयर में लिख रहे हैं, और कुछ नहीं। जो अभी हमने समझा है सिर्फ उसको अभी हमने फेयर पे लिख रहे हैं। ऐसे ही सो ऑन, इसी तरीके से ये आगे जाता जाएगा। तो सीक्वेंस के अंदर के एलिमेंट आपको कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ जो फर्स्ट कंडीशन हमको दी हुई है दैट इज जो Fn+1 है वो कंटेन हो रहा है आपका Fn के अंदर फॉर एवरी n के लिए। अब इसका मतलब है आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो an+1 है एंड bn+1 का जो क्लोज इंटरवल है वो कंटेन हो रहा है आपका an bn के क्लोज इंटरवल के अंदर, और वो भी सभी n के लिए। ठीक है ना, ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है। अगर हम इसको समझें तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है an और ये है अगर आपका bn, तो an+1 कुछ इसके अंदर होगा एंड bn+1 भी कुछ इसके अंदर होगा, इन बिटवीन होगा, तभी तो ये कंटेनमेंट वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो पाएगी, है ना। तो अगर हमने ये चीज़ लिख ली है तो यहाँ इसका मतलब है ये जो इससे हम कंक्लूड कर रहे हैं देयरफॉर, या फिर दिस एम्प्लाइज, हमको यहाँ से ये चीज़ मिल रही है कि जो an है वो कैसा है, छोटा है an+1 से, an+1 an से बड़ा है, एंड an+1 से बड़ा bn+1 होगा एंड bn+1 से बड़ा bn होगा फॉर ऑल n के लिए। ठीक है, सभी n के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, है ना। अब सब प्रॉपर्टी ये होल्ड हो रही है, तो अब इसको तोड़ के पूरे n के लिए स्प्लिट करके लिख लीजिए। तो अभी हम सिर्फ इतने का लिखेंगे एंड देन फिर इतने का लिखेंगे, दो का बाइफर्केशन के साथ अलग अलग लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ an वाला लिखें तो an कैसा है, छोटा है an+1 से, तो n1 होगा तो a1 छोटा होगा a2 से, n2 होगा तो a2 छोटा होगा n3 से, n3 होगा तो a3 छोटा होगा a4 से, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये an जाएगा एंड ये अभी ऊपर से तो बाउंडेड नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर हम ये नेक्स्ट वाली लिखेंगे। नेक्स्ट वाली क्या है, bn। अब यहाँ पे बोल रहा है जो bn+1 है वो bn से छोटा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि जब n1 होगा तो b1 वो कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा, b2 से बड़ा होगा, फिर n2 होगा तो
B3 किससे छोटा होगा? B2 से छोटा होगा। N4 होगा तो B4 B3 से छोटा होगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस यहाँ पे मूव कर रही है। एंड सो आपको ये देखने को मिल रहा है कि अगर आप यहाँ पे an की सीक्वेंस बनाते हैं तो an की जो सीक्वेंस है वो कैसी है? इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का साइन बनता हुआ दिख रहा है फॉर एवरी एन के लिए। ये हमको फॉर एवरी एन के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का साइन बनता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब है सीक्वेंस कैसी है? इंक्रीज कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अगर हम यहाँ पे bn को देखें एंड जो bn का सीक्वेंस है वो कैसा है? इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कैसे है? क्योंकि यहाँ पे B1 सबसे बड़ा है, फिर लेस देन का साइन, फिर B2, फिर B3, फिर लेस देन का साइन एंड सो ऑन। तो ये कैसा है? डिक्रीज होता जा रहा है। जो सबसे पहला एलिमेंट था वो सबसे बड़ा है और फिर उसके बाद उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, तो हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली के साइन के कारण ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो an की सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गई एंड bn की सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गई। अब इससे देखिए यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे जो an+1 है वो हमेशा bn+1 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं एंड वी ऑल्सो हैव जो an का सुप्रीमम होने वाला है, जो an का सुप्रीमम होने वाला है वो कैसा आएगा? मतलब जो क्या कह सकते हैं हम, वो B1 से आपका हमेशा और हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। जो an का जो सीक्वेंस है इज बाउंडेड अबव बाय B1। तो ये कुछ भी कर लो, आपका ये B1 से कैसा होगा? हमेशा छोटा होगा। ये कहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं आप? ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है मैंने, इसको देखिए। जो an+1 है वो हमेशा bn+1 या फिर bn से छोटा होगा। तो bn+1 मतलब यहाँ B1 से ये हमेशा कैसा आएगा? छोटा आएगा। इवन ये B2 से भी छोटा आएगा, इवन ये B3 से भी छोटा आएगा, B4 से भी छोटा आएगा। B जहाँ तक मूव करेगा an+1 या फिर an उन सब से छोटा आएगा। इसका मतलब है ये जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी an की, जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के कारण अनबाउंडेड अबव थी, बट ये ऊपर वाली कंडीशन के कारण वो बाउंडेड अबव हो जा रही है। ठीक है, तो एक मोनोटोनिक यहाँ पे हमने देखा कि जो an की सीक्वेंस है, an की सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव। ठीक है, अब यहाँ पे हम bn पे भी ये कंक्लूजन देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ जो bn है वो कैसी है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीज कर रही है। अब ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है इसको देखिए, ये डिक्रीज करते हुए कहाँ तक जाएगी? जहाँ पे ये an+1 आके रुकेगा। मतलब जो bn की जो लोअर बाउंड है वो a1 से तो छोटा ही a1 से तो बड़ा ही होगा, a1 पे आके रुक जाएगा, a1 से छोटा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है जो bn की जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ bn इज बाउंडेड बिलो बाय a1 से तो ये हमेशा ही हमेशा जो b की जो सीक्वेंस है वो हमेशा ही हमेशा बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। इसको आप देखिए, इस सीक्वेंस, इस पैटर्न को आप देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, a1 से तो ये छोटी, इवन a2 से भी छोटी नहीं जाएगी, इवन a3 से भी छोटी नहीं जाएगी, an से भी छोटी नहीं जाएगी, तो हमने a1 ले लिया है।
ठीक है, तो A1 से छोटी नहीं जाएगी। अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है कि जो सीक्वेंस है Bn की इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो। तो अगर कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड अबव भी हो जाती, बढ़ रही थी, बट हमने बोला बाउंडेड अबव मतलब बढ़ते बढ़ते भी ये रुक गई, इसका मतलब है वो कोई एक पॉइंट में जाके रुक जाएगी। और यहाँ पे जो Bn की सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज हो रही है। हमने बोला मगर ये बाउंडेड बिलो है मतलब ये यहाँ पे आके रुक जाएगी। तो इन दोनों को, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो बाय 1 and 2 स्टेटमेंट, बाय 1 and 2 हम कंक्लूड करते हैं बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हमसे कहता है कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो जाती है एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो जाती है तो वो जो सीक्वेंस है वो कैसी हो जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। तो जो An है, जो Bn की सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करके L2 पे जा रही है फॉर when n tending towards infinity, एंड जो An की सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करके L1 पे जा रही है when n tending towards infinity। ठीक है, तो जो An की सीक्वेंस है और Bn की सीक्वेंस है दोनों L1 एंड L2 मतलब कोई एक फाइनाइट पॉइंट पे कन्वर्ज कर गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंक्लूड किया, आप इसको नंबर 3 दे दीजिए। अभी हमको दिखाना है कि ये कन्वर्ज करते हुए एक सिंगल पॉइंट पे जाएगी। अभी हमने दिखाया L1 एंड L2 पे जा रही है, यहाँ पे जो L1 है वो इज नॉट इक्वल टू L2 है। हमको दिखाना है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है मतलब ये दोनों ही एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है, बाय सेकंड कंडीशन जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे fn+1 माइनस में fn की जो मॉड है वो कैसा है, 0 है। मतलब जो लेंथ ऑफ द इंटरवल है उसका जो क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द जो इंटरवल है उसका यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कैसा है, लेंथ ऑफ द इंटरवल n टेंडिंग्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी पे ये कहाँ जा रहा है, n की तरफ 0 की तरफ जा रहा है। तो fn+1 को अगर ओपन करके लिखेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ये यहाँ पे किसके किसके बीच में डिस्टेंस ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में इंटरवल का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। या हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं तो कंफ्यूजन थोड़ी कम क्रिएट होगी। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरवल या लेंथ ऑफ fn, तो लेंथ ऑफ जो fn है वो कहाँ जा रही है, 0 पे जा रही है। तो लेंथ ऑफ जो fn है वो कैसा है आपका bn माइनस an। तो किसी भी इंटरवल का जो लेंथ होता है वो उसके फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। तो bn माइनस fn an आ जाएगा, तो वो कैसा है, वो 0 की तरफ जा रहा है। अगर हम इस लिमिट को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि लिमिट लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो लिमिट ऑफ bn एंड लिमिट ऑफ an है वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब है जो लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी bn है वो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी an के। अब हमने bn की लिमिट L2 बोली थी और an की लिमिट L1 बोली थी, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि जो L1 है और L2 है वो दोनों सेम है। इसका मतलब है कि जो an है वो an से बड़ा होगा L और जो bn है उससे छोटा होगा L फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के लिए। क्यों ऐसा हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें बोला था कि जो ये जो सीक्वेंस है an की, ये फर्स्ट इक्वेशन जो ये हमने फर्स्ट नंबर से हाईलाइट की हुई है, इसमें हमने बोला था कि जो an है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड अबव है। तो ये जो an है बाउंडेड अबव है मतलब एक कोई फाइनाइट वैल्यू से हमेशा छोटी होगी फॉर एवरी n के लिए, जिसको हमने यहाँ पे लिमिट बोल दिया था। यहाँ पे थर्ड पे आप देखिए
जिसको हमने यहाँ पे लिमिट बोल दिया था। तो इसका मतलब है जो ए एन है वो हमेशा और हमेशा L1 से छोटा है, क्योंकि L1 एक अपर लिमिट है, क्योंकि जो ए एन है वो बाउंडेड अबव है। सिमिलरली हम यहाँ पे बोलेंगे जो इक्वेशन नंबर 2 है, मैं यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हमने बोला था जो बी एन की सीक्वेंस है वो आपकी कैसी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के साथ बाउंडेड बिलो है। मतलब एक ऐसी वैल्यू से बाउंडेड है जिससे ये हमेशा बड़ी होगी फॉर एवरी एन के लिए। तो जो बी एन है वो L2 से हमेशा बड़ी है फॉर एवरी एन के लिए, जिसको हमने यहाँ पे लिमिट बोल दिया था। ठीक है, तो ये जो दोनों अभी हमने यहाँ पे लिखे हैं, इनसे अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो ए एन है वो कैसा है, हमेशा और हमेशा L1 से छोटा है, और L1 किसके बराबर है, L2 के बराबर है, और जो L2 है वो हमेशा और हमेशा Bn से छोटा है। तो इनको अगर हम कंबाइन करें तो L1 और इक्वल टू L2 को हम अगर L ले लेते हैं, L1 इक्वल टू L2 से L के बराबर है, तो आपको यहाँ इस वाले इनइक्वालिटी से ये कंक्लूड करना आ जाएगा कि जो An है वो लेस देन L है और Bn है वो ग्रेटर देन L है। अगर L इन दोनों के बीच में है तो आप यहाँ पे कंक्लूड करके लिख पाएंगे जो L है वो An और Bn के बीच में आ रहा है, मतलब इस इंटरवल के अंदर आ रहा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली का साइन लगा हुआ है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं एग्जैक्टली इन बिटवीन है, इसके अंदर आ रहा है। अगर L सभी n के लिए An Bn के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज जो L है वो Fn के अंदर आ रहा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के लिए। अगर L सभी Fn के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है L इनके इंटरसेक्शन के अंदर भी आएगा, तो L इनके इंटरसेक्शन के अंदर भी आ गया। तो यही तो हमको शो करना था कि जो एक सिंगल पॉइंट है वो कैसा हो जाए, मतलब जब हम इंटरसेक्शन करें एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी का Fn पे, तो वो क्या होना चाहिए, एक सिंगल एलिमेंट L होना चाहिए। तो L इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो L इसके अंदर आ जाएगा। अब बस हमको यहाँ पे ये दिखाना है कि ये जो L है ये अकेला ही ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर आ रहा है। अब सिंगलटन आने के मतलब है, यहाँ पे जो सिंगलटन आ रहा है इसका मतलब है हमको यहाँ पे यूनिकनेस ऑफ L दिखानी है। मतलब जो इंटरसेक्शन के अंदर पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट तो आ गया, ठीक है, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, इस बात की क्या श्योरिटी है। तो इसको दिखाने के लिए हमको दिखाना होगा यूनिकनेस ऑफ L, तभी हम यहाँ पे सिंगलटन वर्ड यूज कर पाएंगे, नहीं तो इससे ज़्यादा भी एलिमेंट इसके अंदर हो सकते हैं। एक एलिमेंट की तो श्योरिटी हमने दिखा दी, बट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। अब हम ये दिखाएंगे, तो फॉर यूनिकनेस ऑफ व्हाट L, मतलब जो इंटरसेक्शन के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो एक ही आ रहा है, ये दिखाने के लिए अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये दिखाने के लिए हम मान लेते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर एक M एलिमेंट है। सपोज कर लेते हैं कि लेट एक M है जो कि L के बराबर नहीं है, सच डेट जो M है वो बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ Fn के अंदर n1 से लेके इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब अगर हमने ये लिया है कि जो L है वो M के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि जब हम L का M के साथ माइनस करेंगे और इसका मॉड निकालेंगे तो ये कुछ ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, ये कुछ ग्रेटर देन 0, दोनों इक्वल नहीं है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म हो गया ना, जैसे 2 और 3 इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो इनके बीच में क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो ऐसे ही अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है नंबर तो कुछ ना कुछ डिफरेंस में पॉइंट आएगा और उस पर मॉड लगाएंगे तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको एक चीज़ ये दी हुई है कि जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो लेंथ ऑफ Fn है वो कैसा है, मूव कर रहा है टूवर्ड 0, मतलब उसकी लिमिट 0 है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का डिस्टेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब है जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं ये A है, ये B है,
अब जैसे जैसे ये आगे मूव कर रहा है एक ही सिंगल पॉइंट की तरफ जा रहा है, इनका जो डिस्टेंस है, इस इंटरवल का डिस्टेंस है, वो कैसा होने वाला है, इक्वल टू 0 होने वाला है। और हम क्या बोल रहे हैं कि जो L और M का जो डिस्टेंस है, L और M का जो डिस्टेंस है वो कुछ फाइनाइट वैल्यू है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। तो L कहीं यहीं बाहर छूट जाएगा, M भी कहीं बाहर छूट जाएगा। या L हमने अभी आपको बोला कि वो इंटरसेक्शन के अंदर है, FN के सभी इंटरसेक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब है L आपका कहीं इन बिटवीन यहाँ आ जाएगा और M कहीं बाहर छूट जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो M कहीं बाहर छूट गया आपका। M अगर आपका कहीं बाहर छूट गया तो इसका मतलब है आप यहाँ पे कंक्लूड करके लिख पाएंगे कि जो M है वो बिलोंग नहीं करेगा FN के अंदर फॉर सम N, कुछ N के लिए। लाइक मान लो कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका F100 आ रहा है, F100th इंटरवल यहाँ पे है, तो M इस 100th इंटरवल के बाहर चला गया। तो फॉर सम M के लिए जो M है वो FN के अंदर नहीं है। अगर M कोई भी एक FN के अंदर नहीं है तो इसका मतलब है जो M है वो इनके इंटरसेक्शन के अंदर भी बिलोंग नहीं कराएगा, क्योंकि एक के अंदर नहीं है मतलब इंटरसेक्शन के अंदर नहीं है। इंटरसेक्शन के अंदर होने के लिए सभी के अंदर होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। हम तो लेके चल रहे थे कि जो M है वो कैसा है आपका, बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन के अंदर, बट हम यहाँ पे क्या मिला हमको कि वो बिलोंग नहीं कर रहा है इंटरसेक्शन के अंदर, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। अब कॉन्ट्रडिक्शन है तो जो हम मान के चल रहे थे कि L इज़ नॉट इक्वल टू M वो गलत हो जाता है। तो देयरफॉर आपको मिल जाता है जो L है वो M के इक्वल आ गया। अगर L M के इक्वल आ गया इसका मतलब है L के अलावा जितने भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे वो हमेशा और हमेशा L के बराबर होंगे। मतलब L के अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इंटरसेक्शन के अंदर यहाँ पे बिलोंग कर जाए फॉर N1 से लेके इन्फिनिटी FN के अंदर फॉर तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट यूनिक L सच डेट कि L इसके अंदर हो जाए। तो इसको कंक्लूड करके अगर हम लिखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही L है जो इंटरसेक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब है उस L को हम सिंगलटन पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैंटर थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो पहले हमको दिखाना है कि इनके इंटरसेक्शन के अंदर एक एलिमेंट है, और फिर हमको दिखाना है कि इसके इंटरसेक्शन के जो अंदर जो एलिमेंट हमने ढूंढा है सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं होगा। इसका मतलब एक ही एलिमेंट इसके अंदर होगा, तो यहाँ पे ये आ जाए। बट अब आप यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कनेक्ट करिए। तो जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए 0 से 1 का ये, तो ये आपका FN दिख रहा है आपका कि ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। और जैसे जैसे और ये वाली क्लोज इंटरवल भी हो गया, ठीक है, FN भी हो गया। अब ये FN+1 कंटेन इन FN की प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। FN+1 क्या हो जाएगा आपका 0,n+1, ठीक है। तो ये जो है वो कंटेन करेगा 0,1/n को, ठीक है। क्यों? क्योंकि n+1 जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है 1/n से। तो इस तरीके से ये पहला कंडीशन को होल्ड कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो आपका लेंथ ऑफ द इंटरवल है, लेंथ ऑफ इंटरवल या लेंथ ऑफ जो FN है वो टेंड करेगा 0 के लिए। तो लेंथ ऑफ द इंटरवल है क्या यहाँ पे, लेंथ ऑफ द इंटरवल इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये कहाँ पे मूव करता है, 0 की तरफ मूव करेगा जब आप इस पे लिमिट लगाएंगे। तो सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो गई, फर्स्ट कंडीशन भी होल्ड हो गई, सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो गई। तो आप डायरेक्टली अगर कोई इंटरवल इस तरीके से आपको दे दे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और वो क्लोज्ड हो और ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं बाय कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम कि जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे N1 से लेके इन्फिनिटी पे
किसका, 0 1 अपॉन में एनक्लोज्ड इंटरवल का, तो वो क्या आने वाला है, एक सिंगलटन एलिमेंट आने वाला है। और ये सिंगलटन एलिमेंट क्या होने वाला है, इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए 0 होने वाला है, क्योंकि ये सब 0 की तरफ श्रिंक करेगा। तो ऐसा हमेशा 0 की तरफ जाए जरूरी नहीं है, बट इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए 0 की तरफ जा रहा है। तो ये आपने डायरेक्ट कंक्लूड कर दिया बाय कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए जो कंडीशन थी उसमें बहुत बहुत क्लोजली स्पेसिफाई किया गया था कि जो इंटरवल आपको लेना है क्लोज लेना है। तो अगर हम क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लेते हैं 0 1 बाई एन, ठीक है, ये आपने एफ एन ले लिया जो कि कैसा है, क्लोज नहीं है, जो कि कैसा है, ओपन इंटरवल है। मतलब जो कैंटर इंटरसेक्शन की जो कंडीशन है उसको ये होल्ड नहीं कर रहा है, बट जस्ट हम इस पे देख रहे हैं कि इसके इंटरसेक्शन पे क्या होने वाला है। जब n टेंड्स टू n1 से लेके इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन करेंगे तो इसको हम नंबर लाइन की हेल्प से देख लेते हैं। तो ये 0 है आपका ओपन इंटरवल, सॉरी, और यहाँ पे क्या है आपका 1/n है। फिर हम अंदर जाएंगे, ठीक है, तो ये 0 तो ये 0 ही रहेगा, बट हम अंदर घुसेंगे तो किस तरीके से घुसेंगे, ये 0 तो यही रहेगा। जब हम अंदर घुसेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका n+1, फिर यहाँ आ जाएगा 1/n+2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसकी तरफ जाते जाएंगे, और जाते जाते कहाँ पहुँच जाएंगे आप, 0 के नियर बाय पहुँच जाएंगे, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 0 के नियर बाय जा रही है। और 0 क्या है, हमारे सेट के अंदर, हमारे इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो आप कभी भी 0 के पास नहीं पहुँच पाएंगे, बस आप टेंड करेंगे टूवर्ड 0। मतलब आपको सिर्फ टेंड करना है टूवर्ड 0, बट 0 की तरफ कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमेशा टेंडिंग 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 जाएंगे। इसके इंटरसेक्शन के अंदर 0 होना चाहिए, बट 0 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसलिए इसके अंदर यहाँ पे एम्प्टी सेट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आपको मिल जाएगा, मतलब जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा। तो ओपन इंटरवल के केस में आपको पॉइंट मिल भी सकता है इंटरसेक्शन में, और पॉइंट नहीं भी मिल सकता है। तो एक ये पर्टिकुलर एग्जांपल है जहाँ पे आपको इंटरसेक्शन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है। कब, जब आपने इंटरवल कैसा ले लिया है, ओपन। क्लोज के केस में हमेशा और हमेशा सिंगलटन एलिमेंट मिलेगा, बट ओपन के केस में एम्प्टी भी मिल सकता है एंड नॉन एम्प्टी भी सिंगलटन एलिमेंट भी मिल सकता है। तो होप आपको यहाँ पे विद एग्जांपल ये पूरा थ्योरम समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने लास्ट में समझाने की कोशिश कर दी है। ये नेस्टेड इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी हम रियल एनालिसिस की ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ CSIR, नेट, गेट, IIT जैम, एंटीफर, MBHM, इस टाइप के एग्जाम्स को हम टारगेट करें, वहाँ पे नेस्टेड इंटरवल का कॉन्सेप्ट जो होता है वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये उसी से रिलेटेड कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम है, जिसको हमने सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कवर किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ समझ में आ रही है तो प्लेलिस्ट में जाके आप और भी लेक्चर और भी सीरीज़ को देख सकते हैं जो आपको यूज़फुल लगती है, जो आपको रिक्वायर्ड है, आप उस पर जाके लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए चैनल के साथ, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।